हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलो यार फटाफट से अभी कमेंट करके बता दो कि कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मिड टर्म एग्जाम नजदीक आ रहा है तो यार पढ़ाई कितना पढ़ के हुआ, ईमानदारी से कमेंट करके बता रहा हूं। मैं कोई जज नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी यार मुझे भी जानना होता है कि यार आप लोग का एटलीस्ट कितना परसेंट पढ़ के हुआ। तो जरूर से कमेंट करके बताना सर 80% हो गया, 90% हो गया, और कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा दिक्कत आ रही है ये सभी बताना। और आपके लिए देखो यार, सब्जेक्ट्स में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं अगेन में बोलता हूं कि आप लोग के लिए हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। तो आपको जो भी चैप्टर में तकलीफ है उस चैप्टर का आप लोग वीडियो उठा के देखो, हमारे वीडियोस हमने बना रखे हैं। निकालो वीडियो, सर्च करके निकालो डायरेक्ट 8 स्टैंडर्ड साइंस का ये चैप्टर है, नाम टाइप करो यूट्यूब पे, सर्च लिस्ट में आपको 4-5 नंबर पे हमारा वीडियो जो है देखने मिल जाएगा रैंकिंग में। तो आप जरूर से जाके देखना और कंसेप्ट क्लियर करना और फिर उसको वापस से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, तब जाके देखो आपका कितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आज फिर से मैं आप लोग को मिड टर्म एग्जाम्स के रिवाइज कराने के लिए लेकर आया हूं एक और आरसीसी का वीडियो, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स का वीडियो, जिसमें हम लगभग हाफ एन आवर के अंदर, मतलब 20-25 मिनट के अंदर हम आपको एक चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करा देंगे। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्या होता है ना, हम एज ए स्टूडेंट जब आठवीं में होते हैं, 9th में होते हैं, 8-9th में होते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम जरूर से ये सोचते हैं कि आगे जाके मैं साइंस स्ट्रीम अगर लूंगा तो या तो मैं इंजीनियर बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर अगर आप बनोगे तो जो भी बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स आता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में आता है, तो उसको आपको डिटेल में अच्छे समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका उसी का स्कोप है। लेकिन अगर आपको श्योर है कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, फिजिक्स वाले, फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसे जो चीजें होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो में। फोर्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, फिर हम थोड़ा प्रेशर के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक फटाफट देख लेना, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों को भी इस बैच के बारे में जरूर से शेयर करना। वीडियोस तो आप लोग शेयर करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ में आप ये हमारा जो बैच हमने लॉन्च किया है आरसीसी, जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमने लाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हो कि एक बार आके 15-20 मिनट के अंदर फटाफट तरीके से रिवाइज कर लो। और आपको और ज्यादा फास्ट देखना है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, आपके पास स्पीड का ऑप्शन है, 1.5 के स्पीड से या फिर 1.25 के स्पीड से आप देख सकते हो। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता था, अभी तो मैंने स्पीड कम कर दिया, आप जानते ही होंगे। बहुत पहले आपने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस देखे मेरे पुराने वाले, 2-2, 3-3 साल पुराने, कितना फास्ट बोलता था मैं, क्योंकि बहुत आदत हो गई थी बोलने की। अब थोड़ा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आपके पास ऑप्शन है, आपको स्पीड करना है तो आप स्पीड कर सकते हो। और साथ में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर से कर लेना, खासकर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको फॉलो कर लेना, मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, वहां पे इस चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो ये रिवीजन है तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, फास्ट फास्ट ऊपर ऊपर से रिवाइज कराना है मुझे, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहां से तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन ये रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पर ही लेना। और इसके पहले अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो जरूर देखना, तभी तो आपको समझेगा ना। तो व्हाट डू मीन फोर्स, फोर्स का एक डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल। यानी कि अगर कोई भी चीज की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, ये मेरे पास क्या है, रिमोट है, ये मेरे पास मेरे एसी का रिमोट है। यहां पे मैंने क्या किया, इस रिमोट को मैंने इस हाथ के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को हिलाना है, यानी कि इसको मैं मूव करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो इस ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा, पुश करना मतलब एक धक्का लगाना, तो मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, उसको पुश करूंगा, तो देखो ये मूव हुआ, मैंने जैसे धक्का लगाया ये मूव हुआ। और अगर मुझे इसको अपनी तरफ खींचना है तो मैं क्या करूंगा, उसको पुल करूंगा, यानी अपनी तरफ खींचूंगा। तो जब आप जिम गए होंगे, अगर बाई चांस अगर आपने कभी जिम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें पुश पुल की एक्सरसाइज होती है। कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पुश करना होता है अपने आप को, जैसे पुशअप्स, आप जमीन पे लेट के अपने हाथ रखते हो और पुशअप्स करते हो, करेक्ट है, आपने देखा है पुशअप्स, ठीक है। और एक होता है पुलअप्स, जिसमें आपको वो एक ऐसा डंडी होती है, बार होती है, और उससे पकड़ के ऐसा लटकना होता है और अपने आप को पुल करना होता है। तो एक अपने आप को आप पुल कर रहे हो और एक अपने आप को आप पुश कर रहे हो नीचे जमीन की तरफ। तो यहां पे क्या रहा है, पुशअप्स और पुलअप्स में फर्क क्या है कि पुशअप्स में आप अपने आप को पुश कर रहे हो, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन लग रहा है, यानी कि ये फोर्स जो लग रहा है, जो ताकत आपकी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है पुश करने में, और एक ताकत लग रही है आपको पुल करने में, यानी उठाने में। दैट इज नथिंग बट द फोर्स। तो फोर्स इज क्या होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन से फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में काम आता है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के नहीं मूव हो सकता है। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा, ये 9th स्टैंडर्ड को है बाय द वे, लेकिन आप फ्यूचर में जब बड़े हो जाओगे, 9th में जाओगे, तो आपको न्यूटन के 3 लॉ पढ़ने पड़ेंगे। न्यूटन पता है ना, न्यूटन साइंटिस्ट, ठीक है ये तो पता ही होगा, न्यूटन बाबा, एप्पल गिरा था, न्यूटन का पूरा थियरी बना दिया उसने। आप बोलते हो कि सर काश उसका एप्पल उसके सर पे गिर गया होता, उधर ही खत्म हो जाता वो, कि ये सब पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन यार पढ़ना तो पड़ेगा ही हम लोग को। तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से तब तक नहीं हिलता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं ऐसा रख दूं तो ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, अगर मैं इसके फोर्स अप्लाई
मतलब अगर करूं तो ये हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। तो इट इज नथिंग बट द फोर्स। तो फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है इसका मीनिंग। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू मूव करा रहा है, मतलब समझ लो एक एग्जांपल है यहां पे कि ये मेरे पास क्या है, गाड़ी है, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पीछे से एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। इस गाड़ी को यहां से मैंने फोर्स लगाया, तो जब मैंने फोर्स लगाया तो यहां पे क्या हो रहा है, उसका कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब ये कांटेक्ट में आ रहा है तो ये क्या करेगा, आगे वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, या आगे वाले डायरेक्शन में क्या मूव करेगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी से टच में आके फोर्स अप्लाई करता है, जैसे हम लोग कोई चीज को अगर अपने हाथों से धक्का मार रहे हैं और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कांटेक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल जाना चाहिए ना दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा टाइप का फोर्स है। समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल इसका फंडा है, और इससे ज्यादा सिंपल जो है वो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट है कि नहीं। अब यहां पे एक और चीज अगर आप देखोगे, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि बिना टच किए एक फोर्स लगाना। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट, मैग्नेट आपको पता है, तो मैग्नेट आपको पता है कि किसी लोखंड यानी निकेल, यानी कि मतलब आयरन या फिर निकेल या तो कोबाल्ट, ये तीन चीज से बहुत अट्रैक्ट होता है। जो आपका मैग्नेट होता है यानी चुंबक जो होता है, वो अभी चुंबक है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता है। तो हाँ ये देखो, ये मेरे पास इसमें चुंबक है, पर ये आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये यहां तक ही आपको बोर्ड दिख रहा होगा ना, उसके नीचे मेरा एक मैग्नेट का पार्ट है, ठीक है। कुछ लोखंड का ऑब्जेक्ट है क्या मेरे पास, रुको मैं ढूंढता हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोखंड का ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास है तो यहां पे ढूंढता हूं। हाँ मेरे पास मेरा चश्मा है, ये लोखंड का है, बराबर। देखो अब ये मेरा चश्मा है, ये देखो चिपक गया, चिपक गया, मैंने टच नहीं किया। देखो दोस्तों मैं फोर्स लगा रहा हूं क्या, मैंने टच नहीं किया। देखो यहां पे अभी तक मैंने टच नहीं किया, लेकिन ये इसको खींच रहा है। देखो देखो मैंने टच नहीं किया, अभी तक आपको गैप दिख रहा है, यहां पे आपको गैप दिख रहा है, मैंने कोई टच नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा ये इसको चिपक गया। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिना टच किए। तो दैट फोर्स इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फोर्स एंड वी कैन कॉल इट एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट ही नहीं है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है भैया, ये मेरा चश्मा है, उसका फ्रेम जो है वो लोखंड का बना हुआ है, ठीक है, आयरन का, और ये जो मैग्नेट है, मार्कर है, ये मार्कर के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है मैग्नेट का, ताकि ये चिपक सके किसी भी बोर्ड के ऊपर। तो यहां पे मैंने जस्ट इसको यहां पे उसके नीचे प्लेस किया, जैसे प्लेस किया, देखो मैंने टच नहीं किया, यहां पे देखो, देखो ये अभी ऊपर जाएगा, मैंने टच नहीं किया, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा नजदीक आया, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा उतना जल्दी खींचेगा। तो ये तो चलो कम मैग्नेट है इसके अंदर, लेकिन जो एकदम बड़े बड़े पावरफुल मैग्नेट होते हैं उसके थोड़ा दूर भी आप खड़े रहोगे तो भी जाके वो मैग्नेट वाली चीजें, मतलब आयरन निकेल जो है वो उसके पास चिपक जाएगी। दैट इज नथिंग बट द मैग्नेट। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप कंघी ले लो, कंघी बाल पे ऐसा रब कर दो, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। और एक पीसेस ऑफ पेपर के नजदीक में लेके जाओ, पीसेस ऑफ पेपर उसके ऊपर चिपक जाएंगे। दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता होगा तो ये था फोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं इसका रिवीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। होता क्या, देखो बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि बैलेंस फोर्स आर दोज दैट आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज। मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए या फिर जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं, आपको पता है टग ऑफ वॉर क्या होता है कि यार बीच में एक ऐसा लाइन होती है, एक रस्सी होती है बीच में, यहां से कुछ लोग यहां से खींच रहे होते हैं उसको, ठीक है, और कुछ लोग यहां से खींच रहे होते हैं उसको, पता है ऐसा रस्सी खींचते हैं और लाइन बीच में होती है, उधर के 4-5 लोग खींचते हैं। तो जितना वही है जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, करेक्ट है। अगर सिंगल सिंगल की भी बात करें, मान लो मैं यहां से रस्सी को खींच रहा हूं और उस साइड से भी कोई एक इंसान है वो रस्सी को खींच रहा है, टग ऑफ वॉर बोलते हैं उसको। नॉर्मली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस में होते, खासकर जब हम लोग स्कूल में थे, छोटे थे, तो ऐसा बड़ा रस्सी होता था, टग ऑफ वॉर, ग्रुप में खेलते थे, 4-5 इस तरफ लोग, 4-5 उस तरफ लोग, लेकिन जीतता वही था जिनके पास एकदम मोटे हट्टे कट्टे, मतलब जो होते थे ना, जिनके पास ताकत बहुत होता था, वो आराम से खींच लेते थे। तो होता यह है कि बैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, मान लो कि मेरे जैसे ही दिखने वाले, मेरे ही ताकत के लेवल के वाले दो लोग इधर दो लोग उधर है, तो मैं जितना ताकत लगाऊंगा उतना ही ताकत वो भी लगा रहा है। तो दोनों तरफ जो फोर्स होगा, जो फोर्स इस तरफ लग रहा है और जो फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इस तरफ है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इस तरफ है, और दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है, यानी कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2। तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट भी है, एक दूसरे को इक्वल भी है, तो ऐसे फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसीलिए रस्सी ना तो इस साइड जाएगी ना तो इस साइड जाएगी, वो एक जगह स्टक होकर रह जाएगी, और ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है तराजू। तराजू पता है आपको,
पहले के जमाने में वेइंग मशीन कैसे होती थी, वो इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, तराजू होता था, एक साइड वेट रखते थे, एक साइड 1 किलो फल अगर आपको लेना है तो 1 किलो फल और 1 किलो का वजन। अभी भी बहुत सारे मार्केट्स में आप देखोगे तो सब्जी वाले जो होते हैं वो यही यूज करते हैं, 1 किलो वाला इधर रखते हैं, एक वाला। तो ये नॉर्मली क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि ये जो वजन है उसका फोर्स इतना है और ये जो एप्पल आपने खरीदा 1 किलो उसका वजन इतना है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट द बैलेंस फोर्स। दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। ऑब्वियसली जब कोई भी एक डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा दूसरे डायरेक्शन से, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लो टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी खींचा खींची चल रही है, इस तरफ पतले पतले 2 लोग हैं, उस तरफ मोटे मोटे एकदम ताकतवर 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली मोटे वाले ताकतवर वाले लोग क्या कर देंगे, खींच लेंगे रस्सी और उधर अपना चला जाएगा, तगड़े रहेंगे ना एकदम ताकतवर, तो वो उधर तक खींच लेंगे आराम से। मतलब ये पतले पतले जो सुकड़े वाले रहेंगे वो उनके पास दम तो है नहीं, भैया उधर चला गया, ठीक है, क्या हो गया, जीत गए बोलो। क्यों हुआ, क्योंकि उन 2 बंदे के पास, जो तगड़े मोटे लोग हैं उनके पास ताकत ज्यादा थी, तो उनका फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो अगर किसी एक साइड फोर्स ज्यादा लग गया और एक साइड फोर्स कम लग गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे तराजू में 5 किलो का वजन एक साइड रख दिया और 1 किलो एप्पल एक साइड रख दिया, तो कौन जीतेगा, 5 किलो वाला नीचे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। याद रखना है सब चीज को, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ये वाला, इसमें आपका 5 kg का वजन है, इसमें आपका 1 kg का वजन है, तो नीचे कौन जाएगा, 5 kg वाला। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप देखो, जैसे फिर से मैंने आपको यही चीज बताया, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे छोड़ा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे छोड़ा, तो ये अपनी जगह से हिल रहा है क्या, देखो देखो ध्यान से देखो, देखो आपके करीब लेके आ रहा हूं, दिख रहा है आपको कैमरे में, यस दिख रहा है। यहां पे मैंने इसको छोड़ा है तो ये अपने आप में नहीं हिलेगा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लेके आया तो नीचे गिर रहा है, या फिर अपने हाथों से मैंने एक फोर्स लगाया तो ये मूव हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसा रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि अगर उसको वैसे के वैसे रख दिया जाए तो जिंदगी भर वैसे का वैसे ही रह सकता है, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इनर्शिया का डेफिनेशन ये होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग पोजीशन, एग्जिस्टिंग स्टेट में रह सकता है वो, अगर उसके ऊपर कोई अनलेस एंड अल्टीर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। मतलब इन शॉर्ट, रेस्ट करने वाली चीजें, मतलब रुकी हुई चीजें रुकी हुई रहेगी, चलती हुई चीजें चलती ही रहेगी जिंदगी भर, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे, और उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। बेस्ट एग्जांपल, जैसे मेरे पास बॉल है, समझ लो बॉल, और मैंने बॉल को ऐसा फेंका फोर्स लगा के, तो मुझे पता है कि जब मैंने बॉल को फोर्स लगा के फेंका है तो थोड़े टाइम के बाद वो नीचे भी आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के पास जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको नीचे खींच रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उसके ऊपर फेंका, एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अगर कोई भी ग्रेविटी ना रहे, मतलब जीरो ग्रेविटी रहे, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे दूं तो वो जिंदगी भर मोशन में रहेगा। बेस्ट एग्जांपल है स्पेस। अगर कोई इंसान स्पेस में चला जाए और वो मोशन में रहे, स्पेस में मोशन में चले जाए, तो वो जिंदगी भर मोशन में ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है वहां पे। स्पेस में ना तो हवा है, ना तो पानी है, ना तो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। हाँ, कई अलग बात है कि एस्ट्रॉइड से आके टकरा गया तो अलग बात है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहेगा। या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रखी हुई है तो जिंदगी भर वैसी रखी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो दैट इज द टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज नोन एज द इनर्शिया। याद रखना है, समझ में आ गया ये चीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जितना भी टॉपिक हमने पढ़ लिया ये फोर्स का टॉपिक था, ठीक है, आधा टॉपिक हमने कवर करा लिया, रिवीजन करा दिया है। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रेशर के बारे में। व्हाट डू मीन बाय प्रेशर? तो देखो बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स आप लगा रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ये हाथ के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इस मार्कर से क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, देखो दम लगा रहा हूं। अब मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा कि मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं जितना ज्यादा ताकत लगाऊंगा इस एरिया में, मतलब ये जो पर्टिकुलर हथेली है, मेरा हाथ है जो, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज माय फोर्स इज टारगेटिंग देम टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो टारगेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो मेरा हाथ क्या लिविंग थिंग है तो दुखेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता, जितना फोर्स लगाऊंगा वो नीचे धंसेगा, मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर एरिया में जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर होता है। तो प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो होता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर इज नथिंग बट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एरिया का यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो इसी हिसाब से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज माय यूनिट ऑफ प्रेशर। समझ में आ गया। तो प्रेशर इज वेरी मतलब क्या बोल सकते हो, इजी थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, एक पाइप है, अब पाइप में पानी जा रहा है, आपने नल से जोड़ दिया उसको, और वो प्लांट को पानी देते हैं ना पाइप से, तो दे दिया। लेकिन आपने देखा है कभी वो जो पाइप से आप पानी मार रहे हो,
तो पानी जो है वो स्लो गिर रहा होता है, क्योंकि बहुत दूर से लंबा पाइप आ रहा होता है, तो पानी जो है स्लो गिर रहा होता है। लेकिन जैसे आप पाइप के ऊपर वाले टिप को थोड़ा सा प्रेस कर दोगे तो पानी जो है एकदम स्पीड में आने लगता है, पतले मुंह से एकदम फटाफट स्पीड आने लगता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं जब पानी मारते हैं, आपने देखा होगा बचपन में मैंने भी बहुत पानी मारा है मेरे गार्डन्स वगैरह में, ठीक है, अर्लियर टाइम्स की बात अलग थी यार ठीक है, तो जो गार्डन्स थे हमारे उसमें हम मारते थे, ठीक है। तो जब हम पानी मार रहे होते, ठीक है ना, हम जब पानी मार रहे थे तो हमने नोटिस किया कि जब हम उसको ओपनली छोड़े थे पाइप को तो वो मोटा आ रहा था, स्लो जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरा पानी स्पीड जाने लगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हमने ऐसे ही छोड़ा था तो पाइप का जो डायामीटर था गोल वो मोटा था, तो ज्यादा एरिया था, तो ज्यादा एरिया रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने पाइप को ऊपर वाले को दबा दिया तो एरिया क्या हो गया? कम हो गया। तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, अगर मान लो कोई मोटा चीज मैं हाथ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, देखो ये मोटा है, इसका ये जो है मोटा है, तो मोटा चीज में जब लगा रहा हूं एरिया के ऊपर, मतलब जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो मुझे पेन नहीं हो रहा है क्योंकि उतना प्रेशर महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर मैं ये पेन ले लूं या फिर ये जो मार्कर है ये ले लूं मैं, ठीक है, और ये अप्लाई करूं तो मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि कम एरिया से प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए पाइप में हम लोग ऊपर थोड़ा टिप दबा देते हैं ताकि पानी और जोर से गिरे। दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। अब प्रेशर सॉलिड लिक्विड गैस में भी सेम वही चीज है। जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो गैस के ऊपर लगता है, सबसे मीडियम लेवल पे लिक्विड, और सबसे कम लगता है सॉलिड पे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, कोई एक फल्ली है, उसके ऊपर मैंने एक ईटा रखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर ये ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये जो प्रेशर है वो यहां पे लग रहा होगा, तो प्रेशर जो है वो कम लगता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि कोई लिक्विड है, ठीक है ना, एक कंटेनर है मेरे पास, कोई लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे मैंने होल कर दिया है, ठीक है, यहां पे पानी था, ठीक है, तो यहां पे 3 होल है, तो यहां पे जो पानी गिरेगा वो ज्यादा जोर से गिरेगा कि यहां पे गिरेगा कि यहां पे गिरेगा, मुझे बताओ। तो सबसे ज्यादा प्रेशर से कहां गिरेगा? नीचे वाले होल से गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी लिक्विड है, तो लिक्विड क्या कर रहा है? प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से सबसे नीचे वाले होल से ज्यादा जोर से पानी गिरेगा, उससे कम थोड़ा ये वाला, और उससे भी कम ये वाला। तो आपको याद रखना है ये सब चीजें। ये होता है लिक्विड के केस में, ये आपका किस में था? सॉलिड के केस में था, वैसे ही आपका लिक्विड के केस में हो जाएगा। और वैसे ही गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस तो बहुत ही ज्यादा, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही वीक होते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही फैल सकते हैं, तो इसके अंदर जो प्रेशर लगता है वो काफी ज्यादा हाई लगता है। गैस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। किसके अंदर? गैस के अंदर। क्यों? एग्जांपल, जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है, आपके घर में गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर मतलब क्या है? उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो पूरे फैले हुए, अगर गलती से भी एक छोटा सा पिन जैसा भी होल हो गया, जानबूझ के तो नहीं करना, नहीं तो हादसा हो सकता है, तो अगर बाई चांस किसी से होल हो गया या फिर कोई लीकेज आ गया तो गैस जो होता है बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल इतना ज्यादा वीक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होता है, तो वो फैलने को देखता है। सॉलिड क्या करता है? अपने आप को बांध के रखता है, लिक्विड थोड़ा और बांध के रखता है, थोड़ा सा ही फैलता है, लेकिन गैस फटाक से फैलता है, इसीलिए उसका प्रेशर उस पर ज्यादा होता है। तो याद रखना, ठीक है। तो प्रेशर गैस का सबसे ज्यादा हाई होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, और उसके बाद सॉलिड होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बायंट फोर्स। तो ये बायंट फोर्स क्या होता है? ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी, फोर्स पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है बायंट फोर्स। अब ये होता क्या है? नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक एक्सपेरिमेंट है, समझ लो कि ये मेरा एक टब है, एक कटोरा ले लो, कटोरा। अब कटोरा के अंदर क्या करता हूं, मान लो कि मैंने कुछ ऐसा एक सॉलिड का टुकड़ा डाल दिया, इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। लेट्स सपोज, यहां पे आप ध्यान देना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों? पानी भरा हुआ है। तो जैसे आप इस चीज को डालोगे तो यहां पे जाएगा, ये डूबेगा, लेकिन वापस से तैर के ऊपर आ जाएगा। आपने देखा है कभी? जैसे आप खुद का होता है आपका, जैसे आप कोई स्विमिंग पूल में जब जाते हो तो जब डुबकी मारते हो तो बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती है। आपने नोटिस किया है? कोई भी पानी ले लो, समुद्र का पानी लो, कुएं का पानी ले लो, या फिर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग शायद रिसोर्ट वगैरह गए होंगे पिकनिक वगैरह बनाने। तो जब भी आप कोई स्विमिंग पूल में डाइव मारते हो या फिर जब कूदते हो, जंप करते हो, और या फिर एक बार खुद बैठ के देखना उसमें, ठीक है, लेकिन ऊपर आ जाना है फटक से, अपने आप आ जाओगे वैसे। तो जैसे आप नीचे बैठने की कोशिश करोगे तो पानी आपको ऊपर की तरफ धकेल देगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पानी के अंदर से एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट करता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक अपवर्ड, एक ऊपर से फोर्स, एक तो ग्रेविटी आपकी काम कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन जब भी कोई लिक्विड में होते हो आप, यानी पानी में जब होते हो, तो एक अपवर्ड फोर्स होता है, एक ऊपर लगने वाला एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जब भी आप पार्शियली या फिर एक फुल्ली तौर पे, यानी पूरी की तरह या फिर पार्शियली आधे तौर पे आप पानी में डूबोगे या फिर पानी में जाओगे तब। अक्सर आपने नोटिस किया होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, आज ही अपने घर में क्या ले लो, एक
कटोरा ले लो, कटोरे के ऊपर एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा ले लो, उसको आप डुबाने की कोशिश करो। जैसे आप नीचे डुबाने की कोशिश करोगे वो वापस से ऊपर आ जाएगा। हाँ, कोई भारी चीज मत ले लेना। अब आप बोलोगे एक लोखंड का टुकड़ा ले लिया, पानी में डाला तो डूब गया, ऑब्वियसली डूबेगा क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है ना भैया। उतना ज्यादा आप स्विमिंग पूल में भी आप अगर 100 किलो का कुछ चीज डाल दोगे तो डूबेगा ही भाई। जितना ज्यादा पानी, डेंसिटी मैनेज होना चाहिए ना, इतना तो आपको लॉजिक है जो हमने पढ़ाया हुआ इसके पहले के चैप्टर में, डेंसिटी वाला, इतना तो लॉजिक समझ में आना है आपको, ठीक है। तो एक क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज को डालो उस कटोरे के अंदर, पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पानी ऊपर तैर के आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर तैर के ऊपर तैरने लगेगा, डूबेगा फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। क्यों? एक तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, लेकिन एक ऊपर भी फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज नथिंग बट द बायंट फोर्स। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बायंट फोर्स बोलते हैं। और ये फिनोमिनन जो होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन फ्लूइड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का तैरने की जो कैपेबिलिटी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की तैरने की कैपेबिलिटी कब होगी, जो ऑब्वियसली जब कोई फोर्स उसको ऊपर धकेल रहा है, तो बायंट फोर्स तो चाहिए लेकिन ग्रेविटी भी चाहिए ताकि तभी तो बैलेंस कर सके। तो इन दोनों फोर्स मिलके क्या बोलते हैं, एक फिनोमिनन क्रिएट करते हैं, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं बायंसी। उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। तो बायंसी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट तैर पाता है। जैसे हम भी जब स्विमिंग पूल में तैरते हैं, क्यों तैर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ग्रेविटी हमको नीचे खींच रही है, लेकिन ऊपर से नीचे से एक फोर्स भी लग रहा है जो आपको ऊपर धकेल के रखा हुआ है, तैरने में हेल्प कर रहा है। दैट इज नथिंग बट योर बायंट फोर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द बायंसी। याद रखना। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आधा या फिर पूरी तरीके से पानी के अंदर जब जाता है, इमर्स होता है, तो एक फोर्स होता है बायंसी का, जैसे अभी हमने सीखा। तो एक फोर्स होता है बायंसी का, इट एक्ट्स ऑन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी एक बायंट फोर्स या फिर बायंसी फोर्स उसको ऊपर डायरेक्शन में धकेलता है। और वो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। जितना फ्लूइड होगा उसके वेट के बराबर होता है डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितना पानी का जो वेट है उसको डिस्प्लेस किया, उसके बराबर ये बायंट फोर्स जो है वो एक्ट करता है, उसको ढकेल के रखता है ताकि वो फ्लोट हो सके। एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, सबमरीन, ये सभी चीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए आपने देखा होगा शिप्स जो होती है, सबमरीन जो होती है, वो डूबती नहीं, और सबमरीन के पास तो एक ऐसा फंडा है कि वो डूब भी सकती है जब चाहे वो ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि वो बायंसी फोर्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कितना फोर्स लगाना है तो ऊपर जाएगा, कितना फोर्स लगाना है तो नीचे जाएगा, तो वो कैलकुलेशन होता है, वो शिप के अंदर पूरा मैकेनिकली डिजाइन होता है इस तरीके से कि वो जा सके। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से लगभग 22-23 मिनट के अंदर हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज करा दिया। तो ये जो आरसीसी हमने स्टार्ट किया, रिवीजन क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है, ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है, आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, तभी तो मुझे फीडबैक पता चलेगा ना यार कितना आपको हेल्प हो रहा है। देखो यार लगभग 20-20, 25-25 मिनट में चैप्टर को हम रिवाइज करा रहे हैं। आई नो थोड़ा सा हम ज्यादा डीप में नहीं घुस रहे क्योंकि ऑलरेडी चीजें पढ़ा रखी है हमने, तो वो तो वीडियोस आप देखोगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिवीजन का मतलब तो यही होता है फटाफट तरीके से हर एक चीज को रिवाइज कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते। तो मेहनत हम करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी अपने एंड से मेहनत करते रहना, ठीक है। समझ में आ गया? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने हर एक बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।